हेलो एवरीवन, आई एम सुनील अहरवाल। तो हम पढ़ रहे हैं इतिहास निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम हमारे अतीत पार्ट 2 कक्षा 7वीं की, जिसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर आज हम देखेंगे चैप्टर 6, जिसके बारे में आज चैप्टर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारे अतीत पार्ट 2 कक्षा 7 के लिए। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, मतलब कि नगर कैसे होते थे, व्यापारी क्या क्या काम करते थे, शिल्पीजन क्या होते थे, इनके बारे में हम विस्तृतपूर्वक स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम हमारा 6 चैप्टर, जिसमें कि हम देखेंगे आज नगर और व्यापारी शिल्पीजन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मध्य युगीन की नगर की यात्रा आए, और कोई नगर की यात्रा करने के लिए या कोई यात्री आए तो उस नगर के बारे में हम कैसे आकांक्षा रखता है, मतलब जो नगर में आते हैं तो वह किस प्रकार की आकांक्षा रखता है यहाँ आने पर। तो इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर में किस प्रकार का था और क्या, और एक वह किस नगर में मंदिर था, मंदिर नगर था। यह एक प्रशासनिक केंद्र एवं वाणिज्य शहर, एक पतन नगर, अथवा वह किसी अन्य प्रकार का शहर था, जो कि वस्तुतः वह कई नगर के साथ एक साथ अनेक प्रकार के थे, जो कि प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ ही वाणिज्य कार्यकलाप के ये उनके शिल्प के उत्पादन के केंद्र थे, किसके नगर वाले। जैसे कि इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कि ये व्यापारी किस प्रकार से अपना काम कर रहा है। तो मानचित्र में आप इसमें मध्य और दक्षिण भारत में व्यापारी और शिल्पकार के उत्पादन, तो इसमें देखते हैं व्यापारी वर्ग किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे इसमें कि पुष्कर है, अजमेर है, वृंदावन है, सोमनाथ है, अहमदाबाद है, गुजरात है, बम्बई है, बरार है, मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता है, बीदर है, बीजपुरा है, गोलकुंडा है, हम्पी है, मसूलीपट्टनम मिलेगा, कमालपुरम मिलेगा, और फिर स्वामी मताई मिलेगा, कांचीपुरम मिलेगा, तिरुपति है, मद्रास है, महाबलीपुरम है, उर्भैस है, तंबाजूर है, मदुरै है, लक्षद्वीप है। इस प्रकार से इस डायग्राम में इनके बारे में बताया गया। तो अब देखते हैं हम प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से प्रशासनिक केंद्र थे, इसके बारे में बात करते हैं। कि चैप्टर 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा होगा। आइए हम इनकी कल्पना के घोड़े सवार होकर चोल राजा के राजधानी जो थी, कौन सी थी चोल राजा की राजधानी? तंजावुर। जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले की यात्रा में चलते, मतलब आज की स्थिति, मतलब कि जो वहाँ से थे तो वहाँ से वह केवल 1000 वर्ष की यात्रा पर चले जाते हैं। वर्ष 12 महीनों वाली कावेरी नदी यह सुंदरनगर के पास रहती थी। मतलब जो कावेरी नदी है वह कहाँ पर बहती थी? वह सुंदरनगर के पास बहती थी, जहाँ पर राजा राजराज चोल था, किसका शासन था? राजराज चोल का। किसका? राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर, जो राजराज चोल ने जो कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा राजेश्वर मंदिर की जो घंटियां बजती थी ना, वह सुनाई देती थी। मतलब कि यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से उनकी घंटियों की आवाजें सुनाई देती थी। किसको? राजा राजराज चोल, जिसने कि उस मंदिर का घंटियां बजाई थी। किसने? राजा राजराज चोल ने। तो लोग नगर में वस्तुकार, कुंजा, मल्लन, राजराज,
पेरुत बच्चन वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। मतलब जो भी रहते राजा, उसकी जो भी आते थे ना, उसकी जो प्रशंसा करते रहते थे और करते से प्रशंसा करने से वह थकते नहीं थे। इन्हें वास्तुकार का नाम इसीलिए पता है क्योंकि वह अपने गर्व अपने नाम के मंदिर की दीवारें पर उत्कीर्ण किया और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग को स्थापित किया। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है, इसमें कई मंडप है और कई राजा लोग इन मंडपों पर अपने दरबार, कई जो राजा होते थे, कई राजा जो होते थे वह अपने मंडपों पर दरबार लगाते थे, जिससे कि वहाँ के लोग अपने अधीनस्थ के लिए आदेश जारी करते थे। वह नगर में सैन्य शिविर भी बने थे, मतलब कि नगर में रहने के लिए बहुत सारे सैन्य शिविर भी बने थे। इस प्रकार नगर में बाजारों और की हलचल से भरा हुआ था नगर। जो इसी प्रकार जो नगर था वह बाजारों की हलचल से भरा हुआ था, जहाँ पर अनाज मिलेंगे, मसाले हैं, कपड़े हैं, आभूषण की बिक्री हो रही थी। नगर में किसी नगर के लिए नगरों में जलापूर्ति और जल आपूर्ति के लिए तालाब थे, कुएं थे। तंजावुर के और इसके निकटवर्ती जैसे कि नगर, उरैरूर, यूर और सलीब बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए बड़े झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार करते थे। मतलब जो वहाँ के लोग रहते थे उनके लिए वह बहुत से मोटी सूती के वह कपड़े तैयार करते थे, जिससे कि स्वामी मलई में स्थापित अथवा मूर्तिकार जो उत्तम कांच की मूर्ति थी उसमें सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। मतलब कि जो कलाकार थे वह सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। आपके मत के लोग तंजावुर को एक महानगर क्यों मानते? मतलब जो लोग थे वो है तंजावुर को महानगर क्यों मानते थे, उसका कोई कारण होगा। आइए अब देखते हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर का नगर था, वह तीर्थ का भी केंद्र था, जिसमें कि तंजावुर एक मंदिर का नगर का भी उदाहरण। मतलब कि तंजावुर जो है वह एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर एक नगरीकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूपी प्रस्तुत है। नगरीकरण नगरों के विकास प्रक्रिया मंदिर अक्सर समाज अर्थव्यवस्था दोनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मतलब कि ये सभी चीज़ें के लिए है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिससे कि उनका शासक विभिन्न देवी देवताओं को अपने प्रति भक्ति दर्शाने वाले के लिए मंदिर बनाते थे। मतलब जो भक्ति करता था उनके लिए मंदिर बनवाए गए और मंदिर को लिए भूमि दान और अनुदान देते थे, जिससे कि आय की धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से किया जा सके। मतलब कि जो लोग रहते थे ना, वो क्या करते थे, वह भूमि दान दे देते थे, जैसे कि मंदिर का निर्माण कराया जाए और उस मंदिर में अनुष्ठान या विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उनको इस मंदिर में करते थे, जिससे कि तीर्थयात्री तथा पुरोहित पीड़ित का भोजन करवाया जाए। मतलब कि जो उस मंदिर में जो बाहर से लोग आते थे वह तीर्थयात्री या जो गरीब थे और जो पीड़ित थे उनको भोजन करवाया जाता था। और पर्वोत्सव मनाए जाते, मतलब कि बहुत धूमधाम से ये इस प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे। जो मंदिर के दार्शनिक के दक्षिणा भी देते थे। मतलब कि जो लोग आते थे तो वह मंदिर के लिए दान दक्षिणा भी देते थे। तो फिर आगे देखते हैं कि इस प्रकार की ये मूर्तियां हैं, जो कि कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम की तकनीकी। मतलब ये मूर्ति बनी हुई है कांसा धातु की है, जिसमें कि कांसा मिश्र धातु तांबे और रांगे टीन की मूल से बनती है। इस प्रकार के धातु जो घंटा होता है वह धातु में रांगे का अनुपात किसी भी एक किस्म के कांसे का प्रतीक
या अधिक होता है, जिससे कि वह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती। मतलब जो कांसे का जो घंटा बनाया जाता है उसमें की ध्वनि अत्यधिक उत्पन्न होती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां, इसमें चैप्टर 2 में देखें, लुप्त मोम तकनीकी की बनाई जाती थी। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उसको चिकनी मिट्टी में पूरी तरह लेप कर सुखाकर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें उसको कांच का घोल डाल दिया जाता है, जिससे कि वह मूर्ति के रूप में बन जाती है। फिर उस मिट्टी को मिट्टी को निकाल लेते हैं, जिसका सांचे रूप में वह कांसे में प्रदर्शित होकर वह बन जाती थी, और फिर वह मोम को धीरे धीरे पिघलाकर उसके बाहर निकाल लेते थे। इस तरह से यह कांच की मूर्तियां बनती थी। फिर उसे सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता था और चिकनी निकली प्रतिमा को साफ करके उसे पॉलिश से चमका दिया जाता था, जिससे कि वह और अधिक सुंदर दिखने लगे। कौन? कांच की मूर्तियां। तो फिर इसमें मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार लगाते थे। शनय वह समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आज मंदिर के इस तरह से इनका निर्माण करते थे और मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर के नगरों का विकास हुआ धीरे धीरे करके। वह रीति रिवाजों राजा के मंदिर के चारों ओर अनेक प्रकार के नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश के भिल्ला स्वामी भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जैसे नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै आंध्र प्रदेश में तिरुपति के मंदिर। इस प्रकार की ये प्रतिमा जैसे कि दिखाई गई हैं। और इसमें देखते हैं तीर्थ स्थल जैसे धीरे धीरे नगरों और उनका विकास या विकसित होते गए, जैसे कि वृंदावन में उत्तर प्रदेश के तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं जो अजमेर के राजस्थान में 12वीं शताब्दी में, जैसे कि चौहान के राजा की राजधानी था, जो आगे चलकर मुगलों का शासन, जिसे हम सूबा मुख्यालय बन गया, जो कि आगे चलकर वह सूबा जो था वह उसका मुख्यालय बन गया। सुप्रसिद्ध काफी संत ख्वाजा मुंशी चिश्ती। कौन था? सुप्रसिद्ध ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसे चैप्टर 8 में देखेंगे। यह 12वीं शताब्दी में बस गए, जैसे कि उनके सारनाथ एवं श्रद्धालु भी थे। कौन कौन थे? सारनाथ और श्रद्धालु, जैसे नगर व्यापारी और उनके शिल्पकार। फिर अब इसमें देखते हैं कि पंथों मतों में हुआ करते थे। वो अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ पर प्राचीन काल की तीर्थ यात्रा आते थे। तीर्थयात्री आते मतलब जो पुष्कर सरोवर है ना, वहाँ पर प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते थे, मतलब उनका आना जाना लगा रहता था। अपने जिले के नगरों की सूची बनाई और उनका प्रशासनिक केंद्र के बारे में बतलाना। इसमें देखते हैं आगे हम छोटे नगरों का संजाल, मतलब किस प्रकार के छोटे छोटे नगर मिलकर वह इस संजाल का कार्य करते। जैसे कि 8वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार के छोटे छोटे नगरों का संजाल था, बिछने लगा, मतलब छोटे छोटे नगर मिलकर उनका संजाल के रूप में बिछने लगे। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में से हुआ। उनमें से आमतौर पर एक मंडपिका, जो कि बाद में मंडी कहा जाना, मंडपिका को क्या आगे चलकर क्या कहा जाने लगा? मंडी कहा जाने लगा। यह थोड़ी आसपास की या गांव के आने वाले अपने उपज बेचने के लिए लाते थे। मतलब कि जो मंडियाँ हुआ करती थी ना उस टाइम पे, उन मंडी में जो आसपास के जो रहने वाले थे वह उपज, मतलब कि जो भी ऐसे वस्तु जैसे गल्ला, जो अनाज उत्पन्न करते थे, उसको बेचने के लिए कहाँ लाते थे? वह मंडी में लाते, जिन्हें हम हट्टा मतलब क्या होता है? हाट मतलब कि बाजार लगना, जिसमें कि हफ्ते में बाजार लगती, जैसे कहा हट्टा या बाजार कहा जाता था, मतलब कि हाट कहा जाता। हाट का मतलब वही होता है कि बाजार।
और इसके अलावा भिन्न भिन्न तरह के कारीगर भी, शिल्पकार और कुम्हार, तेलियाँ, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनहारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि आदि इस प्रकार के सभी व्यापारी वर्ग आते थे जो कारोबार करते थे, जिससे कि उनके व्यापारी में नगर नगर कर घूम घूम कर इस प्रकार के मतलब कि जो हाट बाजार में जाकर अपना सामान इधर से उधर बेचा करते थे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हाट लगा है। हाट बोले तो बाजार लगा, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का खरीदने और बेचने के लिए आते थे लोग, जैसे कि मवेशियों बेचने के लिए। इस तरह से इन बाजारों का आना जाना, बाजारों में लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो फिर अब आगे देखते हैं जो कि लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर, मतलब कि जो बढ़ई है जो लकड़ी में विभिन्न प्रकार के अपनी कलाकारी से वो है लकड़ी पर नक्काशी मतलब उसको डिजाइन दे रहा है। फिर आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल जमींदारी नगरों के आसपास किलेबंदी का हर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकार और उनके व्यापारी वस्तुओं पर कर लगाते थे। उन्हें कभी भी इन संग्रह पर मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिसके कारण उनके स्वयं को धनायन या व्यापारी द्वारा कराया जाता था। ऐसे का अधिकारों के उल्लेख अभिलेख भी किया गया, जो कि आज हम इन्हें पाए जाते हैं। आज भी मतलब कि लोहार या बढ़ईगिरी आज भी है। जैसे कि बाजारों पर लगने वाले कर, अब देखते हैं बाजारों पर कौन से कर लगते हैं। राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है, जिसमें कि शुल्क दिया जाता था, मतलब कि जो बाजार लगती थी वहां पर उनके लिए शुल्क, उनसे क्या लिया जाता था, शुल्क लिया जाता। जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूला जाता, मतलब कि जो वस्तुएं हैं उनको कर के रूप में वसूला जाता था। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल और कपड़े भी कर में लगाए जाते। इन सभी चीज़ों जो वस्तुएं हैं इन सभी पर भी कर लगाए जाते थे, जिससे व्यापारियों को उनको जो कर देना पड़ता था। इसके अलावा व्यापारिक धातु की चीज़ें बेचने के लिए अलावा तेल, पशु चारे, अनाज, बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। मतलब जो वस्तुओं बेचने के लिए लाते थे तो उन पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तुओं के रूप में और कुछ कर नगद के रूप में, मतलब कि जो कर नहीं देता को तो उनसे क्या करते थे, कुछ पैसे ले लेते थे और कुछ उनसे वस्तुएं ले लेते, जिससे कि वो कर उनका वहीं पर चुकता हो जाता था, मतलब कि पूरा कर वो दे देते थे। आज जो बाजार है, बाजार पर लगने वाले करों को बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें इकट्ठा करता हुआ किस प्रकार से वसूला जाता था और किस प्रकार से ये कार्य करते थे। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि बड़े और छोटे व्यापारी से क्या होता था। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि बंजारे लोग, इसको हम चैप्टर 7 में देखेंगे। अभी आज भी शामिल थे, जिसमें कि कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। वह एक मुखिया उनकी ओर घोड़े खरीदने के लिए इच्छुक योद्धा से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारी अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरता था, इसलिए उन्हें आमतौर पर काफिले बनकर एक यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ या गिल्ड बनाते थे। मतलब उनका एक व्यापार संघ या गिल्ड, मतलब समूह में व्यापार करने के लिए जाते थे। तो फिर देखते हैं, फिर 8वीं शताब्दी और परिवर्तन काल में अनेक ऐसे संघ थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन था, मणि, ग्रामम और नानादेशी थे, जो सी व्यापार संघ एवं प्रायद्वीपीय के भीतर दक्षिण पूर्वी एशिया के चीन के साथ साथ दूर तक व्यापार करते थे। मतलब चीन में तो जाते थे, चीन के साथ साथ अनेक दूर दूर तक भी वे व्यापार करते थे। कौन व्यापारी लोग,
तो इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, कौन कौन से थे? चेटियार थे और मारवाड़ी थे। जो ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश में व्यापारी समूह बने। कौन बने? ओसियार समुदाय, जो कि आगे चलकर बहुत बड़े व्यापारी समूह बना, जिसमें गुजराती व्यापारी, हिंदू बनिया, मुस्लिम, कौन कौन? हिंदू बनिया, मुस्लिम बोरा दोनों समुदाय शामिल थे, जिसमें कि दूर दूर तक लाल सागर, जिसे हम रेड सी कहते हैं, बंदरगाह के, और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन से व्यापार करते थे। मतलब कि इन समुद्री रास्ते से वह वस्तु का लाया और ले जाया करते थे, जिसके कारण वह अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया से चीन के मसाले, टिन, मिट्टी के बर्तन, इन वस्तुओं और बर्तन और चांदी लाते थे और पश्चिमी नगरों तटों के किनारे पर अपने अरबी, फारसी, चीनी, यहूदियों, सीरिया, ईसाई बस गए, जो कि लाल सागर और बंदरगाह पर बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इलायची व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से यह उन्हें यूरोपीय बाजारों में लाते थे और व्यापार में बहुत ही लाभ कमाते। मतलब कि ये पश्चिमी एशिया से लेकर पश्चिमी या यूरोपीय से ले जाकर वह है यूरोप में बेचते थे, तो इससे बहुत सारा उनको मुनाफा मिलता था। इस प्रकार के है उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाते थे, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, शोट इत्यादि चीज़ों का वह उगाया करते थे, जिससे कारण यूरोपीय व्यापारी व्यंजनों महत्वपूर्ण अंग बन गया, जिसके कारण कि भारतीय सूती कपड़ा लुभाना होता था। मतलब कि जो भारत में जो सूती कपड़ा जो बनाते थे वह बहुत ही अधिक लुभावना होता था, जिसके कारण वह भारतीय सूती कपड़ा में इन चीज़ों का यूरोपीय व्यापारी भारत की खोज तक खींच लाए। मतलब कि जो सूती कपड़े की देन है वह भारतीय यूरोपियों की भारत तक की वह मतलब भारत तक में उनको वस्तुओं को लेकर आए। समय के साथ साथ व्यापारिक और नगरों में किस प्रकार अदला बदली या एक से दूसरे से आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान यह माल आना जाना लगा रहता था, आवाजाही, जिससे कि वह बहुत प्रभावशाली नगर का सूची बनाए। तो अब देखते हैं कि काबुल क्या है। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था, क्योंकि काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्केट से जुड़े थे। मतलब कि काबुल और कांधार किसके लिए प्रसिद्ध थे? रेशम मार्ग के लिए। किसके लिए? रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध या उनसे जुड़े थे। साथ साथ घोड़े व्यापारी और इस वर्ग में छोटे छोटे 17वीं शताब्दी में हीरे की एक सौदागर बैप्टिस्टे टैवनियर, कौन थे? बैप्टिस्टे टैवनियर ने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया इसने? कि काबुल में घोड़े का व्यापार 30,000 रुपयों का होता। मतलब कि काबुल में जो घोड़ा बेचे जाते हैं उनका व्यापार 30,000 रुपये में होता है। तो उन दिनों एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। मतलब उस टाइम पे देखें तो 30,000 रुपये बहुत बड़ी भारी रकम मानी जाती थी। काबुल में आप देखेंगे तो मेवे, खजूर, गलीचे, रेशम कपड़े, फल फूल इत्यादि इसमें लाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा वह बहुत भारी बिक्री के लिए इनको लाया करते थे। तो फिर देखते हैं कि इस प्रकार से नगरों और शिल्पों किस प्रकार से यह शिल्पकार चांदी और जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध एक शिल्पकार भी नगर बीदरी की पड़ गया, जिसे पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें कि सुनार मिलेगा, कसेरे मिलेंगे, लोहार मिलेगा, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिर के निर्माण के साथ निर्माण के लिए आवश्यक थे, जो कि इसके अलावा राजमहल, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशय निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कौन?
लोहार है, सुनार है, राजमिस्त्री, जो इनका निर्माण करने में बहुत अधिक भूमिका निभाते थे, जिसके कारण कि वह सालियार या कैकलोर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बना, जिससे और वह मंदिर में दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्रों के निर्माण संबंधित कुछ कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय का बन गए, जिसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। जिस प्रकार के आप देख सकते हैं कि यह पीतल और मोमबत्ती का काला आवरण, जिसमें कि पीतल और मोमबत्ती का काला आवरण को दिखाया गया है। ये चित्र है जिसमें कि ये शाल का बॉर्डर है, जो व्यापारी या शिल्पकार के लिए जो बनाते थे या बनाकर इनको बेचा करते थे। इतने डिजाइन से इनको दर्शाया जाता है। तो अब देखते हैं शहरों के बढ़ते हुए भाग्य, मतलब कि शहर में किस तरह से, इनका कहने का मतलब यह हुआ कि शहर में किस तरीके से उन्नति हुई, उसके बारे में बतलाया गया है। जैसे कि शहरों के बदलते हुए भाग्य मतलब बदलना, मतलब उनका त्वरित रूप में बदलना। इन शताब्दियों के लंबे समय के अहमदाबाद, गुजरात जैसे कि कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर भी नगर पहले के विस्तार तथा महत्व दृष्टि से सिकुड़ गए। मतलब कि वह धीरे धीरे करके छोटे हो गए। सिकुड़ना मतलब कि छोटे होते गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशम वस्त्रों के प्रमुख केंद्र बना। कौन बना? पश्चिम बंगाल का जो भागीरथी नदी का तट था, कौन सा? मुर्शिदाबाद जो था वह रेशम वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बना, जो केंद्र के रूप में उभरा, जो कि कब? 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी, जो कि 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन बाद में इसी शताब्दी के दौरान सितारा डूब गया। इसका सितारा धीरे धीरे करके वह डूब गया, समाप्त हो गया, जिसके कारण आप यहाँ पर बुनकर इंग्लैंड मिले से बनकर आए वस्तुओं का, जो इंग्लैंड से जो बुनकर या जो वस्त्र आए थे, उन वस्त्रों का प्रतियोगिता टिक ना सके। मतलब कि जो इंग्लैंड से जो वस्त्र बनकर आए थे, उनके सामने ये टिक नहीं पाए, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी। किनकी? इंग्लैंड से जो वस्त्र आए थे उनकी क्वालिटी। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर स्थित है। यह नगर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि इस पर शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की किले की दीवार का निर्माण कराया हुआ गारे चूने और किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया। यह शिलाखंडों को आपस में ही फंसाकर गूंथा गया। मतलब कि इस प्रकार की जो शिलाखंड बनी है उनको आपस में ही गूंथ करके बनाया गया है, ना कि इसमें किसी भी प्रकार के मसाले का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब कि पत्थर को रखकर ही बनाए गए, एक दूसरे के अटैच करके। अब देखते हैं कि एक किला नगर पुर्तगाली यात्री डोमेंट पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग प्रवेश द्वार में गुजरते थे और यह अत्यंत सुप्रसिद्ध नगर बस गए, जिसमें कि दीवारों सुरक्षित दीवारों नगरों और बल्कि वह मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना था, जिसमें कि बहुत बड़े भागों को बहुत कम देखने को मिला, जिसमें कि जो बहुत बड़ा भाग था उसे देखने के लिए बहुत कम मिलता था, क्योंकि इसके भीतरी रीति से बनाए गए और भवनों और अत्यंत सुंदर कतारें थी, जिनकी छतें सपाट चपटी थी। आपके विचार में यह नगर किलेबंदी क्यों था?
अब देखते हैं कि आगे अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशय नगरों का निर्माण काफी रुचि से बनवाया। मालदेवी नदी 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बाद अंतराल नगर सागर जलाशय का निर्माण कृष्णदेवराय ने पंडित पहाड़ियों के बीच में विशाल प्रस्थ बांध का निर्माण, विजयनगर के निकट एक विशाल झील का निर्माण, इस प्रकार जल सेतु और नगरों के बीच बगीचों, खेती इत्यादि केंद्र तक पहुंचे। जिसमें आप देख सकते हैं कि हम्पी की वास्तुकला शिल्प के किस प्रकार से वही शाही भवनों, भाव, मेहराब, गुंबद से वह स्तंभों तक भले भी कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियां रखने के लिए आले बने हुए, इस प्रकार सुनियोजित बाग बगीचे जिसमें कि कमल, टोडो आकृति या मूर्तिकला के नमूने 15वीं 16वीं शताब्दी अपने शुद्धिकाल या समृद्ध काल में हम्पी नगर के एक बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां गुंजायमान रहती थी। मतलब कि वह उस प्रकार की है गतिविधियां हमेशा गुंजायमान रहती थी, जो कि बाजारों में मुस्लिमों, सौदागर, चिट्ठियां और पुर्तगालियों के यूरोपीय व्यापारी के एजेंडों का घमसान लगा रहता। मतलब कि एजेंट जो होते वह लगातार उसमें घूमते रहते थे। तो यह मंदिर सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र थे और देशवासियों त्रुपाक्ष शिव मंदिर और अनेक स्तंभों का विशाल कक्षों की देव प्रतिमा राजा तथा प्रजा जनों के समक्ष नृत्य करता था, जो कि महानवमी पर्व जो आज से दक्षिण नवरात्रि के पर्व कहलाता था। इन दिनों में हम्पी के एक विशाल मानव निर्मित माना जाता था, जो कि पूर्वविदों के मानवित करके पंच खोद को निकाला जाता था, जैसे कि राजा अपने अतिथियों का स्वागत करता था। देखिए इसमें इस चित्र में दर्शाया गया है जो हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना हुआ चित्र है, जिसको पत्थरों को काटकर इसमें बनाए गए, मतलब कि पत्थर से किस प्रकार से बना है। तो इसमें देखते हैं अधीनस्थ व्यक्ति का उपहार के रूप में लिया जाता था। वहीं पर विजय विराजमान जो होकर राजा नृत्य, संगीत एवं मल्ल युद्ध के कार्यक्रम को देखता था। 1565 ईस्वी में दक्कन, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के लिए हाथों के पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। जैसे कि पश्चिम में प्रवेश द्वार, अब इसके देखते हैं पश्चिम में प्रवेश द्वार। वाणिज्य केंद्र देख लेते हैं पहले हम। ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न उत्पादों के आने वाला माल को बेचा जाता है उसे हम वाणिज्य केंद्र कहते हैं, जिसमें कि जो वस्तु आती है वहां पर माल के रूप में उनको खरीदा जाता है, उन्हें क्या खरीदा और बेचा जाता है उनको ही हम क्या बोलते हैं, वाणिज्य केंद्र बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कि सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज से खंबात के कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात का जो पश्चिम वाणिज्य व्यापारिक केंद्र था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो वाणिज्य गुजरात का जो पश्चिम केंद्र था ना, जिसमें कि ये वाला गुजरात वाला एरिया कच्छ वाला है, व्यापारिक का केंद्र था, जिसमें कि एशिया और कुछ द्वार मक्का का प्रस्थत द्वार भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? पश्चिमी एशिया के व्यापार करने के मुख्य द्वार था। जैसे सूरत को क्या कहा जाता था? मक्का का प्रस्थ द्वार कहा जाता। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, जिसे मक्का का प्रस्थ द्वार कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते, मतलब कि ये पूरा समुद्री मार्ग है, यहाँ से जाते थे जहाज ऐसे करके घूम के मक्का के लिए यहाँ से जाते थे। मक्का किस लिए जाते हैं? हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो जाने का वो रास्ता था। सूरत के एक सर्वदेशीय नगर था। सूरत एक क्या था? वह सर्वदेशी नगर था, जो सभी जातियों धर्मों के लोग 17वीं शताब्दी में यहाँ से पुर्तगाली, डचों, अंग्रेजों कारखाना माल गोदान थे, मतलब यहीं से कारखाना और उनके माल गोदान थे। किसके? अंग्रेजों के। अंग्रेज इतिहासकार ऑबिंगटन ने
1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा, यह किसी भी वक्त या भिन्न भिन्न देशों के औसतन एक जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा रहता। मतलब कि इस रास्ते पर आने वाले हर घंटे में कोई न कोई जहाज आते जाते रहता था, क्योंकि यह बहुत व्यस्तम मार्ग था या व्यस्तम बंदरगाह था, जिसमें कि घंटे पर घंटे जहाज आते जाते रहते थे। सूरत में एक ऐसी अनेक दुकानें ही जो सूरत में कपड़े थोक फुटकर कीमती बेचते थे, जिसमें कि सूती वस्त्र, सुनहरे गोटे किनारे जारी प्रसिद्ध थे। इसलिए इसमें पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप बाजार उपलब्ध थे। पश्चिमी एशिया का जो यूरोपीय बाजार था उसमें उपलब्ध थे। इसमें अनेक लोग या विश्राम गृह भी बना होता था, जिसमें कि शंख मनोरंजन का स्थान थे। सूरत के काठियावाड़ और महाजनों में एक बहुत बड़ी कंपनियों का उल्लेख भी है, जो कि सूरत में जारी हुंडियों को दूर दूर कर मिस्र का कहीरा, इराक का बसरा, मिस्र का कौन सा था कहीरा, इराक का कौन सा था बसरा, बेल्जियम में एडवर्ड कौन था एडवर्ड कौन बेल्जियम में बाजार जैसे बाजारों थे। तो किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक सूरत के अंधा पतन प्रारंभ हो गया। मतलब कि कब से 17वीं शताब्दी जैसे ही शुरू होती है उस टाइम से सूरत का पतन धीरे धीरे करके वह कम होने लगा। इन कारणों से मुगल साम्राज्य भी उसी टाइम से देखे तो मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे करके वह समाप्ति की ओर अग्रसर था। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी वहीं अन्य वस्तु प्रस्तुत करके जमा कर राशि को प्राप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे कि क्या होता है। तथा उत्पादकता की हानि पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्गों और नियंत्रण में वर्तमान में मुंबई है। प्रतिस्पर्धा 1668 ईस्वी में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थापित था। कहाँ पर? मुंबई में। कब? 1668 ईस्वी में अंग्रेजों का मुख्यालय था, जो कि सूरत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र था। कौन? सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र था। जोखिम भरा हुआ दौर मसूलीपट्टनम की चुनौती। मतलब कि मसूलीपट्टनम में किस प्रकार की चुनौती थी, तो देखते हैं इसके बारे में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न गतिविधियों का नगर था। कौन? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। हॉलैंड इंग्लैंड के इन दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त था। मतलब कि जो कंपनी थी इंग्लैंड की ना, तो इन दोनों पर उनका नियंत्रण था, वह प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। मतलब कि किसी भी तरीका से इन जगहों पर वह शासन करें, मतलब कि कब्जा कर लें। क्योंकि जब यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण पतन था, यह मसूलीपट्टनम या का किला जो हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। मसूलीपट्टनम में एक किला है जिसका निर्माण किसने करवाया था? हॉलैंड वासियों ने। किस लिए करवाया था? क्योंकि जो उनका जो माल था उस किले पर वह रख सके बहुत अधिक समय तक। तो मछुआरों का एक गरीब नगर कौन सा था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी गुमास्ते विलियम मैथवर्ड। कौन थे? विलियम मैथवर्ड। कब? 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में वर्णन किया। गोलकुंडा का एक मुख्य पतन, जो कि जहाँ पर परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अपना एजेंट रखती थी, और एक छोटा नगर था। यह जमा हुआ बसा था। यह किसी प्रकार की चार दीवारी और इसके तरीके से बना था। इस अच्छी तरह से इस जल स्रोत खारे पानी से भरा, मतलब कि जो है जल स्रोत था वह बहुत खारे पानी से भरा था, क्योंकि इसमें समुद्र है। समुद्र के किनारे क्या रहता? बहुत खारा पानी रहता है, जिसका उपयोग खाने पीने में हम नहीं कर सकते। इस वजह से व्यापारिक लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे हॉलैंड
हॉलैंड के निवासी जहाँ पर इस तट पर आते जाते रहते थे और उनका यह एक प्रमुख निवास स्थान या निवास की व्यवस्था थी। अंग्रेज ने हॉलैंड वासियों ने मछलीपट्टनम की एक बस्तियां बसाई। किसने? अंग्रेजों ने हॉलैंड वासियों के लिए यह एक बस्तियां का निर्माण क्यों किया? क्योंकि गुमशुदा यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी व्यापारिक गतिविधियां इस प्रकार की ये चलते थे। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों का, मसालों का व अन्य चीज़ों का बिक्री शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया और विभिन्न व्यापारिक वर्ग इस प्रकार से चलता रहा। तो अब देखते हैं आगे कि समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों के फारसी सौदागर, तेलुगु कमेडी, पेटियार, यूरोपीय व्यापारी के नगर घनी आबादी जिसमें कि समृद्धशाली बना लिया। मुगलों के गोलकुंडा अपनी शक्ति के अपने प्रतिनिधित्व, सूबेदार, जुमला सौदागर, हॉलैंड वासियों, अंग्रेज आपस में भिड़ंत शुरू हुई 1686 से 87 में। मुगल बादशाह औरंगजेब गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य मिला। किसको? गोलकुंडा को मुगल को इसका साम्राज्य मिला। अब यूरोपवासी कंपनी के सामने अन्य प्रकार की समस्या ढूंढने खड़ी हो गई, क्योंकि वह नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। वह पतन भीतरी प्रदेश के उत्पन्न केंद्रों के साथ साथ बनाए गए थे, बल्कि इस बात की आवश्यकता की महसूस की कि वह कंपनी में किस प्रकार के नगर, मतलब कि जो कंपनी थी उनमें किस प्रकार के नगरों का समावेश करें और इसकी आवश्यकता महसूस हुई। कंपनी ने नए केंद्र, एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्य और भूमिका अदा की, मतलब कि एक साथ इन तीनों चीज़ों का इनकी भूमिका अदा की। जब कंपनी आपस में व्यापारी बम्बई, वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई पर चले गए, मछलीपट्टनम अपने व्यापारी का समृद्ध केंद्र दोनों के बीच बैठा। 18वीं शताब्दी में इसके दौरान अंततः पतन हो गया और यह छोटे छोटे दीर्घ नगरों में अधिक कुछ नहीं था, मतलब इनके अलावा और कुछ नहीं था। तो अब देखते हैं इसमें एक नगर और व्यापारी, मतलब नगर और व्यापारी किस प्रकार था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप और देश व्यापारिक उद्देश्यों के मामले, मसालों, कपड़े, तलाश से लगे हुए यूरोपीय पश्चिमी एशिया दोनों लोकप्रिय हो गए, मतलब यूरोपीय एशिया और पश्चिमी लोकप्रिय हो गए। पश्चिमी एशिया और अधिक लोकप्रिय हो गए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ गई, जिसमें कि अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसी पूर्व अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार, मतलब कि वह धीरे धीरे करके अपनी इस प्रकार की रणनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते गए। वह अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर उन्होंने क्या बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। फिर मुल्ला अब्दुल गफ्फार और बिरजा बोरा ने जैसे कुछ भारतीय व्यापारी को, कौन थे? बिरजा बोरा और मुल्ला अब्दुल गफ्फार, ये कुछ भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में जहाज थे। ये व्यापारी थे, इनके दो भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े जहाज थे। उनसे उनकी मुलाकात किया। फिर यूरोप कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना, जैसे जैसे यूरोप कंपनी आई उन्होंने फिर समुद्री मार्ग से अपना व्यापार और अधिक स्थापित कर लिया, और स्थापित करने के साथ साथ उनका नियंत्रण में भी ले गए, जिसके कारण कि वह नौसेना शक्ति का प्रयोग करके भारतीय एजेंटे के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें मजबूर किया। किनको? भारतीयों को। कौन? भारतीय व्यापारियों को। अंततः उपमहाद्वीप सर्वाधिक सफल वाणिज्य एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर उपस्थित हुआ, यानी कि स्थापित हो गए। धीरे धीरे करके वह अधिक स्थापित हो गए। फिर वस्तुओं की मांग तेजी से आने लगी, मतलब कि जिस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे उनकी मांग निरंतर बढ़ने लगी। फिर इसके लिए उन्हें लोगों को कताई, बुनाई, रंगाई धंधा अपना लिया, जो कि इस प्रकार से वस्तुओं का अधिक से अधिक उन लोगों ने इसका प्रयोग करने लगे, जिसमें कि आम लोगों का भी ज़रूरत पड़ने लगी, जिससे उनका काम मिलने लगा
और परिष्कृत होते हुए, किंतु शिल्पकार को स्वतंत्रता घटने लगी। मतलब कि जो शिल्पकार थे वह धीरे धीरे करके जो अपने स्वतंत्र रूप से काम करते थे उनकी स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पजीवी पेशगी प्रणाली का काम करने लगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ली। पेशगी का मतलब ये होता है कि जब यूरोपीय व्यापारी जो किसी कारीगर से सौदा करते थे कि उनको एक निश्चित समय में बना के जो वस्तु दी जाती थी, उनको बनाने के लिए उनके निश्चित समय दिया जाता था कि इस समय में आप इन वस्तुओं का निर्माण करके देंगे। तो जब जो कारीगर था उनसे उतना जो टाइम दिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा, उस टाइम पे वस्तुओं का निर्माण नहीं होता तो उनको कर के रूप में और फिर से उन वस्तुओं का निर्माण करने के लिए फिर से दूसरी वस्तु दे दिए जाते थे, जिसके कारण कि उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होती गई। इस तरह से वह बेरोजगार यानी कि उनकी क्षमता और वह अपनी कताई बुनाई बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब कि उनकी जो स्वतंत्रता मिली थी उनको, मतलब स्वतंत्र थे कि वो अपना काम अपनी इच्छा से कर सकते थे, परंतु वह धीरे धीरे करके वह समाप्त हो गए। जैसे कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जिसका प्रमुख महानगर था। जैसे कारीगर, सौदागर, यूरोप कंपनियों को इन प्रकार के ब्लैक टाउन से स्थानांतरित हो गए। ब्लैक टाउन मतलब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर दी गए। जैसे कि ब्लैक यानी देसी व्यापारी शिल्पकार ब्लैक टाउन्स में रहेंगे, इसमें सीमित रहेंगे, जबकि गोरे मद्रास में जो सेंट फोर्स जॉर्ज, मद्रास में कौन, सेंट फोर्ट जॉर्ज, कलकत्ता में फर्स्ट विलियम शानदार कोठियों के में अपना आवास बनाए और 18वीं शताब्दी में शिल्पकार वाणिज्य के अगले वर्ष तक। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से मजदूरों से काम लिया जाता था और अपने वाणिज्य वर्ग जो साहूकार लोग थे उनसे इस प्रकार का काम करवाया जाता था। मतलब कि पालकी में रख के कुछ सामान या वस्तुओं को रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता था। जैसे कि इसके बारे में हमने देख चुके हैं पहले भी कि इस प्रकार के शिल्पकार वस्तु का निर्माण करते थे। जो ईंट की बनी हुई जो महल है, जिसमें कि बदलाव हम्पी के बारे में भी हमने देख चुके हैं, इस प्रकार के मंदिर के बारे में भी देख चुके हैं। वाणिज्य केंद्र या सूरत में पश्चिम प्रवेश द्वार, जैसे कि इसके बारे में भी हम अब देखते हैं कि इसमें क्या है। सूरत पश्चिम में प्रवेश द्वार, जैसे सूरत मुगल शासन में कैम्बे और खंभात में कुछ ऐसे स्थान, अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात पश्चिमी व्यापारी सूरत, ओरमुंज की खाड़ी, पश्चिम एशिया, मक्का, सूरत, इनमें सभी प्रकार के जाति धर्मों लोग रहते थे, जिसमें 17वीं शताब्दी पुर्तगाली यहाँ से अंग्रेजों के कारखाने, माल गोदाम, इतिहासकार ओविंगटन है, इसके बारे में शायद हमने आगे पढ़ चुके हैं। हुंडी ऐसा कर होता था जिसमें के बारे में बताया गया है। थोक, अब देखते हैं सूरत एक ऐसी दुकानदार सूती कपड़ा का थोक या फुटकर कीमती से इन वस्तुओं को बेचते थे। सूरत में बस्ती कपड़े के सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और देशों का बाजार का प्रमुख केंद्र था। इसमें हंडियों को मिस्र, कहिरा, इनके बारे में तो हमने पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ लिया हमने। नगर व्यापारी, और फिर अब देखते हैं हम वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा क्रिस्टोफर कोलंबस। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498। 15वीं शताब्दी के यूरोपीय नाविकों को समुद्री मार्ग खोजने के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए किए गए, जिसमें अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और खोजने के मार्ग और मामले प्राप्त हुए। इसी से प्रेरित होकर पुर्तगाल नाविक अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए गुड़गांव
गुड होप, कहाँ पर, गुड होप निकल कर वह हिंद महासागर पे पार करके भारत पहुंचा। मतलब कि इस जगह से जाकर के दूसरी जगह जाना, मतलब कि गुड होप से जाकर वह कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। तो इसी प्रकार वह 1498 में कालीकट के समुद्र मार्ग पर राजधानी लिस्बन से लौट गया और समुद्री यात्री पर वह अपनी, तो इस तरह से वह केवल 54 ही जीवित बचे। मतलब कि जो 170 यात्री जो जहाज से आए थे उनमें से सिर्फ 54 ही व्यक्ति जीवित बचे थे, जो प्रत्येक खतरे के बावजूद जलमार्ग खोजे गए और यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज और हॉलैंडवासी फ्रांसीसी नाविक के अनुकरण करते थे। तो फिर इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज परिणाम निकला या कुछ विशेष प्रकार की आशा नहीं थी। इस प्रकार से इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत में पहुंचने के मार्ग को खोजा और अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा की। निश्चित है सोचना था कि वह चूंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए पृथ्वी पश्चिम से की ओर भारत पहुंचा और 1492 में वेस्ट इंडीज की तट पर पहुंचा। लेकिन वेस्ट इंडीज का नाम इसी भांति कपड़ा इसी कारण से पड़ा। इसमें कि कुछ पीछे स्पेन पुर्तगाली नाविक विजेता भी यहाँ आते थे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जा कर लिया, जिससे कि वह अक्सर उन प्रदेशों पर पहले ही बस्तियों को नष्ट करते गए। अब देखते हैं आगे। फिर कल्पना कीजिए कि आप 17वीं शताब्दी में सूरत के पश्चिम एशिया यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इस संबंध में आप कैसे तैयारियां करेंगे, मतलब वहां जाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां करेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों आगे कि खालिस्तान की पूर्ति करें। राजराजेश्वर मंदिर खालिस्तान ने बनवाया। किसने बनवाया इसको आपको देखना है। अजमेर सूफी संत खालिस्तान से संबंधित थे, इसको भी भरना है। हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी, इसको भी करना है। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश के खालिस्तान पर अपनी बस्ती बसाई। कहाँ पर बसाई थी? 20 शब्द देखते हैं। मंदिर नगर क्या है, नगरीकरण क्या है, विश्वकर्मा क्या है, वाणिज्य केंद्र क्या, ब्लैक टाउन क्या है। तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। तो इसमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। हम राजराजेश्वर मंदिर की मूर्तिकला स्थापित का नाम एक शिलालेख जानते हैं, क्या यह सही है। सौदागर लोग काफिलों की यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना पसंद अधिक करते थे, क्या यह सही है गलत है। काबुल हाथियों का व्यापार केंद्र था, सही है या गलत है, इसको भी करना है। सूरत बंगाल में स्थित एक व्यापारिक का महत्वपूर्ण पत्तन था, कौन? सूरत, इसको भी करना है। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे होती थी, मतलब जो तंजावुर नगर था उसको जल की आपूर्ति कैसी होती थी। मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन कौन थे, इसको भी करना है आपको। जी देख लीजिएगा। आपके विचार में मंदिर के आसपास नगर क्यों विकसित हुए, मतलब पूजा पाठ के लिए और क्या। मंदिर के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे। लोग दूर दूर के देशों से सूरत क्यों आते थे। कलकत्ता जैसे नगरों शिल्प उत्पादन, तंजावुर जैसे शिल्प नगरों का उत्पादन किस प्रकार से था, इसके बारे में लिखना है। आइए विचार करके देखिए। अध्ययन से वर्णित एक नगर की तुलना आप अपने परिचित के किसी कस्बे या गांव से करें, क्या दोनों के बीच में कोई समानता दिखाई देती है, इसके बारे में लिखना है। सौदागर किन किन समस्या का सामना करना पड़ता था और आपके विचार में समस्या आज भी बनी हुई है। बिल्कुल। आइए करके देखें। तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और इन नगरों में के मंदिर पर
भावना चित्रों की सहायता से स्क्रैप बुक तैयार करें। इसके बारे में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों, आज हमने कंप्लीट किए चैप्टर 6 और देखते हैं बहुत जल्दी हम चैप्टर 7 आने वाली वीडियो में चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।